सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। कल से पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। लोग शायद इसे इजी ले रहे हैं, हमारे गैर मुल्की तो वैसे भी नहीं डरते, मगर जो यूरोपियन है उनको पता चल गया है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है। हमारे साथ जैसा कि मैंने बताया अब्दुल कयूम साहब है। सर बताइए, ये तो अचानक एकदम हालात जो है वो खतरनाक हो गए। देखिए, आदमी का जब दिमाग खराब होता है मुबारक साहब, तो ये खराब होने वाले दिमाग जो थे, आपको पहले पता है उनके क्या हालात हुए हैं। सदाम को देख लो, गद्दाफी को देख लो, बड़े बड़े लोगों के देख लो, इनके दिमाग खराब थे। इस बंदे का दिमाग हमने आपके प्रोग्रामों में बहुत दफा बोला, इसका दिमाग खराब है। अब देखिए, रशिया एक सुपर ताकत है, अमेरिका भी उसके साथ जंग नहीं करेगा, चाइना उसके साथ मिला हुआ है। उसके अंदर 4000 किलोमीटर दूर मुबारक साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। कैसे उसकी सिक्योरिटी फेल हुई है रशिया की, किस तरह उनके चीजें नोट नहीं कर पाए वो कि ये मिसाइल हमला हो रहा है हमारे ऊपर या ड्रोन हमला हो रहा है। और उनके सबसे बड़े एयरफील्ड के ऊपर इन्होंने हमला किया। तो अभी जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक है। वो कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर जब जापान ने उनकी एक बंदरगाह थी तो वहां हमला किया था, तो उन्होंने एटम बम गिरा दिए थे। अभी जो अमेरिका का सदर है उसने बता दिया, प्यूटन ने उसको बताया कि अभी देखो रेड लाइन इसने क्रॉस की है, अभी तू नहीं बोलेगा। तो उसने बोला ठीक है, तू हमला कर इसके ऊपर, क्योंकि ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा मुबारक साहब। अगर ये बंदा रशिया के ऊपर कर सकता है, ये कर अमेरिका के ऊपर कर सकता है, कर ये चाइना के ऊपर कर लेगा, इस तरह का। और इसके पास है भी कुछ नहीं है, लाजमी बात है कोई पीछे सपोर्टर इसके बैठे थे। तो रशिया अभी कहते हैं कि लेटेस्ट ये है कि रशिया ने अपनी तमाम डिफेंस फोर्सेस के जो बड़े चीफ हैं सारे बुला लिए हैं, और वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बड़े हमला तो मिसाइल अभी नहीं चलने वाले, उसने तो सुने उसका बड़ा नुकसान किया है। मुबारक साहब, ये खतरा है बहुत बड़ा। अभी यूरोपियन यूनियन पूरी खामोश क्यों है? क्योंकि प्यूटन क्या जवाब देगा? प्यूटन ऑलरेडी उसने बॉर्डर के ऊपर एटमी मिसाइल लगाए हुए हैं, वो पहले ही तैयार बैठा है। तो ये जो हमला हुआ है, इससे मुबारक साहब ये खतरा है कि प्यूटन खासकर यूक्रेन के ऊपर एटमी हमला करेगा। सर एटमी हमला अगर यूक्रेन पे करता है तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि यूरोप महफूज रहेगा, यूरोप खामोश रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब यूरोप देखें कि कोई किसी आग में कोई, वो क्या कहते हैं, आग लगाने में तो वो बहुत कुछ तेल शेल भी दे देते हैं, माचिस भी दे देते हैं, जाओ लगाओ। लेकिन जब लगती है तो फिर नजदीक उसका कोई नहीं जाता। यूरोप वाले इतने पागल भी नहीं है कि अगर प्यूटन एटमी हमला कर देता है, इसके ऊपर 2-4 मिसाइल एटम के गिरा देता है या एटम बम गिरा देता है इसके बड़े बड़े शहरों पे, तो कौन आएगा उसके नजदीक? क्योंकि प्यूटन ने ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर तो अपने मिसाइल एटमी लगाए हुए हैं। वो उसने धमकियां भी दी हुई है काफी 2-4 मुल्कों को। तो ये जंग फिर एटमी जंग अगर बनेगी तो मेरे ख्याल में कोई यूरोप का कोई मुल्क नजदीक नहीं जाएगा। कोई भी अपने मुल्क को तबाह नहीं करना चाहता सिवाय इस बंदे के जिसका दिमाग खराब था। इसने अभी वही काम किया है जो इसी कोई भी बंदा नहीं करना चाहता था, इसने वो काम कर दिया है। तो ये अभी 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 देखें, अमेरिका ने भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है रशिया को कि ठीक है, तू हमला कर उसके ऊपर, अगर तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है तो ये तुम भी उसके ऊपर करो। तो इसका मतलब क्या है कि उसने उधर से भी क्लियरेंस ले ली है। और ये बंदा जो है ये बहुत खतरनाक आदमी है मुबारक से, ये पूरी दुनिया को मरवाना चाहता है, नहीं पूरे यूरोप तो को मरवाना सर, चाहता है। यूरोप तो कहता है कि पुतिन खतरनाक है, जो रूसी सदर है वो बड़ा खतरनाक है। वो भी तो बाज नहीं आ रहा, वो भी तो बमबारी कर रहा है लगातार यूक्रेन में। एक तरफ बातचीत करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ बमबारी चल रही है। हाँ, ये बात है। तो ये बंदा जो है भी मरवाएगा सब लोगों को। हम लोग कह रहे थे शुक्र है अमन होने वाला है, कुछ यूरोप के हालात ठीक हो जाएंगे। हम लोग तो यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे खाना पीना हर चीज डबल ट्रिपल पे चला गया था। अभी थोड़े नॉर्मलाइज आप देखें कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज थे काफी नीचे आ रहे थे, बिल्कुल बैलेंस होते जा रहे थे। और इस बंदे ने फिर वो उसको आग लगा दी। और अभी कहते हैं प्यूटन जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे ख्याल में। उसने ये साइन रशिया कल का कर जो दिए प्रेस हैं, है। कल एक वीडियो जारी की है उसने, बकायदा साइन की है जी, एटमी हमला हम करेंगे। एक चीज बताइए, इंग्लैंड के पास भी एटमी हथियार हैं, फ्रांस के पास भी है। आप क्या देख रहे हैं कि ये तो नहीं कहीं कि रूस का काम तमाम होने वाला है? मुबारक साहब कोई हमला नहीं करेगा। आप देखें कि कोई बंदा भी वो दिखावा तो सब कुछ करते हैं ना, ये वो फलान टिंग।
लेकिन जब एटमी हमले की बात आएगी तो कोई नजदीक नहीं आएगा, ना फ्रांस आएगा, ना इंग्लैंड आएगा। उनको पता है कि अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर पता नहीं कितने मिसाइल, दुनिया में सबसे ज्यादा तो एटम बम रशिया के पास है। अमेरिका बिल्कुल साथ नहीं इनका देगा, अमेरिका एक साइड पे सर बैठा हुआ है। एटम बम तो है उसके पास, कल भी तो उसका सिस्टम फेल कर दिया ना, कल भी तो उसको पता नहीं चला। और वहां से आप ये देखें कि जब एटम बम को कोई 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 मजाक वाला बम तो है नहीं है, ये तो लाखों दुनिया भर के करोड़ों दुनिया को मरवा देगा। तो क्या बरतानिया चाहेगा उसका मुल्क खत्म हो जाए, या फ्रांस चाहेगा उसका मुल्क ही खत्म हो जाए दुनिया से? वो देखेंगे, तमाशा भी देखेंगे। यूक्रेन की शक्ति आ गई है, ये मैं आपको बता दूं कि रात रात काफी मिसाइल डाले गए, बड़े बड़े मिसाइल रूस ने डाले हैं उनके बड़े शहरों में, तो वही मचा दी है वहां पे, और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन कोई अगला कदम भी उठाएगा, कोई और भी हमला होने वाला है यूक्रेन की तरफ से इस तरह का? बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं कि जो कहते हैं कि प्यूटन को आग लगी हुई है, वो बंदा जो है अभी कुछ भी कर जाएगा, और ये यही 2-4-10 घंटों के अंदर करेगा। इस खास कर तो यूक्रेन को जो टारगेट है, जिसने मारा है उसको, किसके थ्रू मारा है वो बात की बात है, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा वो। और अभी उसकी हमेशा के लिए जंग खत्म करने का अमेरिका की वो पॉलिसी कि 2 एटम बम जापान पे गिरे थे उस जमाने के, आज से 70 साल पहले वो इतने बड़े एटम बम भी नहीं थे। आज तो एटम बम जो है, रशिया ने बोला था कि एक एटम बम एक पूरा मुल्क में खत्म कर दूंगा। तो ये इसका मतलब है कि इसकी शक्ति आ गई है। और कहते हैं कि ये खुद छुप गया है, जो इंफॉर्मेशन है न्यूज में, और लोगों को बोला सब छुप जाओ नीचे अंडरग्राउंड में, प्यूटन कुछ करेगा। तो ये चीजें अक्लमंद लोग, मुबलसब क्या होता है, अकल क्या चीज होती है? यही चीज होती है जिससे बेवकूफ लोग दुनिया में मार खाते हैं और दुनिया को मरवाते हैं फिर। चले, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नहीं हर बंदे ने जिस तरह अभी तबसरा करना होता है ज़बरदस्त करता है, लेकिन मेरा ख्याल है, जो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, कि यूरोप के साथ रूस अगर जंग करता है तो इतनी आसान नहीं होगी। और हो सकता है, मैं पहले भी अपने प्रोग्रामों में बताता रहा हूँ, कि आने वाले दिनों में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़े। अगर उसके पास एटम बम है तो यूरोप के पास भी कोई कमी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका कह तो रहा है कि ठीक है आप हमला करो, लेकिन जो अंदर की खबरें हैं वो किसी को भी पता नहीं है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि रूस जो है वो कभी एटमी हमला करे और किसी भी यूरोपियन ममालिक को नुकसान पहुंचाए। उसकी वजह आपको भी पता है, मगर रूस के लिए इस वक्त शदीद खतरा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर कोई इस तरह के हालात हुए, धमकियां दी जा रही हैं कि मैं जर्मनी बर्लिन पे हमला करूंगा, मैं लंदन पे करूंगा, मैं वहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा, और वो पूरे गुस्से में इस वक्त है। जहाँ तक ये यूक्रेन हमले का तल्लुक है, अकेले यूक्रेन का काम नहीं है, पता उसको भी है। उसने ये कहा है कि जो ममालिक इसके साथ जिन्होंने इसकी मदद की है, मैं उनके साथ भी हिसाब लूँगा। अमन की तरफ नहीं जा रहा सिस्टम। जिस तरह अभी साहब ने कहा कि आराम से लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ भी कुछ हालात अच्छे ना रहें। और जर्मनी में बाकायदा तौर पर स्कूलों में भी बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह आपने हालात का मुकाबला करना है। इसी तरह तमाम यूरोपीय ममालिक में ये खलबली मची हुई है कि रूस किसी वक्त भी हमला करेगा, और 2-3 मुल्क जिस तरह मैंने बताया उसके निशाने पे हैं। देखिए क्या बनता है। लेकिन इस अगर यूक्रेन के अंदरूनी हालात जो हैं बड़े ख़राब है, वहाँ पे शदीद बमबारी की गई है, बेशुमार वीडियो इसका सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन दुनिया अमन की तरफ नहीं जा रही। दूसरी तरफ इसराइल आप देख लें, वहाँ हालात ठीक नहीं। इंडिया पाकिस्तान देख लें, वो भी एक दूसरे के सामने है। किसी वक्त वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला। तो ये ना कि अमेरिका सबको लड़ा के खुद खामोशी से तमाशा देखता रहे, और बाद में अपना असला शसला भेज के दुकानदारी चलती रहे। और यही एक जो खिलाड़ी होता है उसका काम होता है कि वो जो मुनाफिक खिलाड़ी होता है वो हर तरफ ही खेलता है, वो दोनों टीमों की तरफ खेलता है। तो मुझे लगता है ये सारी टीमों की तरफ खेल रहा है अमेरिका। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कुर्बानी की ईद नज़दीक आ रही है, और वहाँ पे क्या चल रहा है, एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, मेरे पास ही पहुँची है।
मैं ऑडियो सुनवाता हूँ आपको और तस्वीर लगा देंगे इंसाफ की। जी सर, जी। मैं दरखास्त लिख के अब डीपीओ ऑफिस कोर्ट की बारात जा रहा हूँ। मैं ऑन द रिकॉर्ड तमाम गवाहान और अवाम की मौजूदगी में अपनी वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ। इसको रिकॉर्ड रखें और मीडिया को भी आगाह करता हूँ। मर्ज़ी कादियानी, आप पीछे आ जाए, मिर्ज़ई कादियानी किसी सूरत भी कुर्बानी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत और मौजूदा की तरफ से भी लेटर जारी हुई है, क्योंकि मिर्ज़ई काफिर हैं। ये हजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, ये शार इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम मुसलमानों का फर्ज बनता है, उसने मेरे मुंह पे इकरार किया है, मेरे साथ गवाहान मौजूद है, आप लोग भी गवाह हैं। तो मैं इस वक्त डीपीओ ऑफिस सनियोट जा रहा हूँ। मैंने 2018 में MNA का इलेक्शन लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत हूँ और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत रहूंगा और जीऊंगा और मरूंगा और हशर में भी खादम खत्म नबूवत उठूंगा। अच्छा, ये हुआ ये कि एक बंदा चनाब नगर से गया, वो जब वहाँ पहुँच जाए बकरा ख़रीदने, जो मुझे समझ आई है चिन्योट में शायद या वहाँ कहीं भी, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अभी बता रहा है, इसने उसे पहचान लिया। इसने उसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? उसने कहा जी मैं आया हूँ चनाब नगर रबुआ से। उसने कहा जी आप आए तो हैं यहाँ पे, लेकिन किस लिए आए? उसने कहा जी मैं बकरा ख़रीदने आया हूँ। इसने कहा जी आप बकरा तो ख़रीद नहीं सकते, आप कुर्बानी नहीं दे सकते। ये है जो असल इशू। फिर इसने एक दरख्वास्त लिखी डीपीओ चिन्योट को देने के लिए, गवाह शुआइद वहाँ पे मिल जाते हैं आम में, और ये बताना चाह रहा था, पता नहीं उसने बकरा ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, वो जो ड्रामा था वो तो उधर ही रह गया, ये फ़िल्म नहीं शुरू हो गई। अब ये डीपीओ साहब कोई हुक्मनामा जारी करेंगे, क्या करेंगे, ये बात की कहानी है। कल हमारे एक दोस्त हैं, उनको इसी बात पे उन्होंने मुझे एक मैसेज किया इतनी हालात पे कि कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। ये बड़ी गहराई की बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी, कईयों के तो ऊपर से निकल जाएगी। असल में जो मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई मजहबी इतना कोई मुफ्ती शुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अक्ल काम करती है वो ये है, या जो उस दोस्त ने भी मुझे मशवरा दिया, लेकिन मेरे ज़हन में थी ये चीज़, मैं बताना भी चाह रहा था कि सबसे पहले लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं, सबको पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं या दुनिया में मुसलमान रहते हैं, कि ये जो कुर्बानी है उन लोगों पे फ़र्ज़ होती है जो हज पे जाते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी वहाँ पे करें। और आपने देखा सऊदी अरब में बड़ी तादाद में ऐसे जानवर भी ज़िबा किए जाते हैं जो बाद में अफ्रीका के ममालिक में जिनका गोश्त जाता है, पाकिस्तान में भी आता है, हर जगह पे भेजा जाता है क्योंकि गोश्त ज़ाया ना हो जाए, इतने हाजी किए होते हैं। अब आ जाती है दूसरी तरफ कि ये सुन्नत है, और यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें, मैं बिल्कुल आपको खुल के बता दूँ कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ और मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगा, कि मैं देखूँ कि अगर मैंने हज पे जाना है तो रास्ते में कोई रुकावट है या मुझे अपनी जान का कोई ख़तरा है, या रास्ते में कोई मुश्किलात हैं ऐसी जिससे कोई फितना फसाद फैलने का ख़तरा हो, या कोई भी आप कह लें, उस वक़्त तक हज भी जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। अब ये भी बात है कईयों के सर से गुज़र जाएगी, जिसको समझ आ जाएगी, मेरा ख़्याल वो कम लोग होंगे। अच्छा, ये जो कुर्बानी है ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप हज पे नहीं गए तो ये सुन्नत है। फ़र्ज़ करें कहीं पे आप को मसला पेश आ रहा है, नमाज़ पढ़ने का मुश्किल पैदा हो रही है, आपको पता है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है मेरे लिए, और वहाँ पे आप बदोबदी या ज़िदबाज़ी में आके इस तरह के काम करते, तो ये भी मुनासिब नहीं है। सबसे पहले आपकी जान जो है वो महफूज होनी चाहिए।
कोई भी मज़हब हो, कोई भी, ये हिंदुस्तान में भी ये मसाइल हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में, मैं उनके लिए भी ये बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ ना ले जाएँ। वहाँ पे भी आपने देखा है जो गाय है, उसको वो कोई नुकसान पहुँचाए या ज़िबा करे तो वो गुस्से में आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने वहाँ पे गाय ज़िबा करनी, समझ आई आपको? और ये भी ज़रूरी नहीं कि जब तक वहाँ पे लड़ाई ना हो और वहाँ पे आपको कोई मारे पीटे ना और फिर आप कहें बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, मैंने ये जो गाय ज़िबा की और फिर उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, तो बताए कि इस्लाम के लिए ये बड़ा फ़ख्र महसूस किया जाए। ये बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। आपने देखा है हिंदुस्तान में भी आए दिन वहाँ पे मुसलमानों के लिए मुश्किलात होती हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ वहाँ पे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाता है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि गरीब ममालिक हैं बेशुमार। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, अफ्रीका है बड़ी तादाद, वहाँ पे आप अपने पैसे भिजवा सकते हैं। आजकल वेस्टर्न यूनियन है और भी तरीके हैं, बेशुमार तरीके हैं। मैं बिल्कुल सब तो नहीं आपको अब यहाँ पे प्रोग्राम बता सकता। और फिर वहाँ पे कुर्बानी दी जा सकती है अगर आप के दिल में ये ख्वाहिश है कि ये जो सुन्नते इब्राहिमी है इसमें आप हिस्सा लें, तो कोई मुश्किल नहीं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बैल मुझे मार, वो वाला काम नहीं दुरुस्त। मेरे हिसाब से वाला अगर हिजरत का भी आपने देखा तो यही वजह है कि जहाँ पे आप महफूज नहीं वहाँ से हिजरत कर जाए, और यहाँ से अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है और बेवकूफ़ों के लिए मैं सारा दिन भी बोलता रहूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग क्यों हिजरत करके पाकिस्तान छोड़ जाते हैं? बड़ी तादाद में आपने देखा मजहबी मसाइल है या कोई और किसी को प्रॉब्लम है, वो आपने देखा शहर भी छोड़ जाते हैं, मोहल्ले छोड़ जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुल्क छोड़ जाते हैं, दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, आपने देखा यहाँ पुरअमन ममालिक। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आज थोड़ा-सा वाज़ेह तरीके से आपको बता रहा हूँ कि बजाय इसके कि कोई आप मुश्किल अपनी ज़िंदगी के लिए पैदा करें, सबसे पहले अपनी आपकी ज़िंदगी है पाकिस्तान की जेल में चले जाए कोई, वहाँ की हालात जो आप देख लें क्या होता है फिर। जेलों की ज़िंदगी कैसी है, जेलों के हालात क्या है, ये तो एक आपको मैंने बात बता दी। अब दूसरी तरफ आ जाइए ख़त्म नबूवत, ये जो साहब को बड़ी परेशानी बनेगी ख़त्म नबूवत। मैं इलेक्शन जीता था, पहले इससे पूछिए आप ईमानदारी के साथ इलेक्शन जीते थे? आप अभी इलेक्शन जो हुए हैं वो भी देख लें, 2018 के इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, वहाँ पे वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वहाँ पे इनके ख़त्म नबूवत को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। वहाँ पे धांधली होती है, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पे ये जो इतनी पावर में बंदा आ जाए, एमपीए बन जाए, एमएलए बन जाए, वहाँ पे इससे पूछे कि कितना इसने अपनी ज़िंदगी में जुल्म किया, कितने लोगों को इसने जुल्म का निशाना बनाया, कितने लोगों से ये पैसे लेके लोगों के ऊपर केस डालता रहा, कितने लोगों से पैसे लेके उनसे केस हटाता रहा। ये कचहरियों में चलता है। एमएलए, एमपीए का यही काम है वहाँ, और क्या काम? आप समझते हैं खिदमत करने के लिए बनते हैं? चलो, खिदमत करने के लिए बनते तो पाकिस्तान की हालत ये ना होती। और ये जो 4, 6, 10, 20 लोग साथ लगाए हुए हैं, ये इसी तरह होते हैं कि आप कि हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। उन्होंने देखा, नहीं देखा, वो कहेंगे जी सर ने कह दिया बस हमने देख लिया। ये झूठ और फरेब की दुनिया है, और यहाँ पे अपने आप को ऐसे झूठे और फरेबी लोगों में मुश्किलात में डालना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद है। आप देख रहे जहालत कितनी है वहाँ। अब आए दिन कोई ना कोई जाहल कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है, जिस तरह वो सरगोदे में वाक़या पेश आया, इतने बड़े डॉक्टर थे और वो जाहलों को तो नहीं पता कि डॉक्टर की क्या हैसियत होती है, डॉक्टर कैसे बनता है। अब सोने का पता तो जो सोने की पहचान रखता है उसको पता चलेगा, या हीरे की पहचान जो रखता है उसको लगेगा। जिसको पता ही नहीं, जिसमें अक्ल ही नहीं, जिसमें शऊर ही नहीं, जिसमें समझ ही नहीं, जो अनपढ़ है, जाहल है, उसको कहाँ से ये पता चलेगा? उसको कहाँ से आप बताएंगे? आप इन जाहल लोगों के साथ लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं लड़ सकते। ये जो
फितना फसाद का माहौल वहाँ पे पैदा करते। अब गया भी ये भी होगा वहाँ पे बकरा लेने, ये बकरा अपना नहीं लिया, जो दूसरा लेने गया उसको पहचानता रहा आप कहाँ से आए, क्योंकि जेल में था कि मैं जाऊँगा इसी मार्ग पे कि कोई ना कोई नज़र आ जाएगा तो बाद में मैं ये ड्रामा शुरू करूँगा और सोशल मीडिया पे आ जाऊँगा और फिर मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी और फिर लोग कहेंगे बल्ले बल्ले पे शाबाश शाबाश, ये तो ख़त्म नबूवत के लिए बड़ी जिद्दोजहद कर रहा है। तो मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, 18 साल से सब ऊपर ही होंगे जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे पाकिस्तान में। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के लिए आसानी पैदा करें, उसके बाद आप मेरा ख्याल और भी रास्ते हैं नेकी करने के, बेशुमार रास्ते हैं, बेशुमार यतीम बच्चियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं पाकिस्तान में, 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हुई हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई। उनकी शादियाँ नहीं हो रही, उनका जहेज़ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास अखराजात नहीं है, लोग भूखे बैठे हुए हैं, उनके पास खाना नहीं, उनके पास घर-बार नहीं है, उनके पास मेडिसिन नहीं है, बीमार हैं। कई रास्ते होते हैं जब किसी ने नेकी करनी है और नेकी के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं होता कि वही रास्ता अख्तियार करें जिसमें जो भी जिस आपको तकलीफ़ हो रही। खैर, ये तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बता रहा मैं अपने बारे में, कि हर जगह पे सबसे पहले आपकी जान, माल, इज़्ज़त जो है वो महफूज़ होनी चाहिए। बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें, चैनल को बार-बार सब्सक्राइब कर लें, इस रोले-गोले में ये ना भूल जाएँ। जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। हाँ साहब? जी। सर क्या हुआ है एकदम, ये तो हालात तब्दील हो गए। हम कल ही बात कर रहे थे कि अमन की तरफ जा रहा है सिस्टम, मगर यहाँ पे तो अमन-शमन मेरा ख्याल दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ इतवार की रात को हो गया है उसके बाद तो ज़ाहिर है कि अमन की बातचीत जो आज इकट्ठे तो हो रहे हैं वो वहाँ पे इस्तांबुल के अंदर वो मीटिंग कैंसिल नहीं हुई इनकी, अमन के लिए जो होनी थी, लेकिन यह कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि रशिया जो है वो आपको पता कि बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। और फिर ये कि इतनी दूर तक तो कहा जा रहा है जो हवाई अड्डों के ऊपर इन्होंने ड्रोन हमले किए हैं, 117 ड्रोन हमले हुए हैं 4 रीजन के अंदर, 4 एयरपोर्ट्स के ऊपर, और ये सारे रीजन जो है दूर दूर के हैं। मतलब एक जो है जो कहते हैं साउथर्न ईस्टर्न साइबेरिया का एरिया है वो 4000 किलोमीटर है ईस्ट फ्रॉम द फ्रंट लाइन, जहाँ पे लड़ाई है मतलब है यूक्रेन के साथ इसकी फ्रंट बना हुआ है, वहां से वो 4000 किलोमीटर है। इस तरह ओलनाया एयरबेस है जो उसका रीजन जो बताते हैं उनके नाम उनका अपने स्टाइल के हैं जो हमसे तो पढ़े भी नहीं जाते, मोरनामेस्की करके उसका नाम है सुरगीन का, वो 2000 किलोमीटर बनता है यूक्रेन बॉर्डर से, और वहां तक ड्रोन का पहुंच जाना और हमले कर देना, और जिससे कि सिर्फ खड़े हुए तैयारे जो हैं उन्होंने एयरपोर्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो तैयारे खड़े हुए थे उनके ऊपर ड्रोन हमले किए हैं और उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और तमाम के तमाम तैयारे वो हैं जो मिसाइल लेकर जाने वाले हैं या क्रूज मिसाइल को मूव करने वाले हैं, या जो सिस्टम होता है मिसाइल को गाइड करने वाला, उनमें उन तैयारे में उनमें वो लगा हुआ था। तो इसको जिस कहते हैं कमर तोड़ने वाली बात, वो काफी कामयाब हमला किया है। अब यूक्रेन वाले ये कहते हैं कि इसके लिए हमने 1 साल 6 महीने और 9 दिन की प्लानिंग के बाद ये हमने हमला किया है। और लकड़ी के जो डब्बे हैं उनके अंदर उन्होंने ड्रोन छुपाए थे, और जो ट्रक्स अलकावे वगैरह जाते हैं रूस के अंदर, उसके अंदर उनको उन्होंने तरतीब के साथ वहां इकट्ठा करते रहे, वहां पहुंचाया है और फिर वहां से वो ड्रोन हमले किए गए हैं। और ये एक उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है जो उन्होंने हासिल की है, जिसका जो फौरी जवाब जो रूस ने दिया, उसने कल रात जो है 472 ड्रोन हमले और 7 क्रूज मिसाइल जो है वो फेंके हैं यूक्रेन के ऊपर, जिसमें कहते हैं एक फौजी ट्रेनिंग सेंटर था जहां 12 फौजी हलाक हुए और 60 से जख्मी हुए। तो ये हर एक जंग की जो है दोनों तरफ से एक नई जैसे कहते हैं मूवमेंट हुई है जंग की तरफ। जबकि आज इस्तांबुल के अंदर जो है कल इनका
यूक्रेन का वफद जो है वो इस्तांबुल पहुंच गया था। आज भी रशिया वाले भी आज यकीन पहुंच गए होंगे, क्योंकि दोनों ने भी उसको कैंसिल करने का ऐलान नहीं किया। इसलिए अभी तक की रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं आई जिससे मैं कह सकूं कि हाँ जी गुफ्तगू शुरू हो गई है। लेकिन कहा जी इंटरनेशनल प्रेस यही कह रहा है कि गुफ्तगू का जो शेड्यूल है वो अभी तक कायम है। अब वो बैठते हैं नहीं बैठते ये शाम तो पता लगेगा। लेकिन बहरहाल एक नई जंग की जो है सूरत हाल दरपेश हो गई है, और इस सूरत हाल में जो अगर जो नुकसान उनका हुआ है 2 बिलियन एक नुकसान बता रहे हैं, एक ने 7 बिलियन लिखा है, एक ने 2 बिलियन लिखा है। तो अच्छा नुकसान तो पता लगेगा क्या हुआ है रूस का, तो वो बदला बहरहाल लेगा। इसलिए अब जंग की तवाल पकड़ने का इम्कान ज्यादा पैदा हो गया। और वैसे भी क्योंकि यूक्रेन की 20% इलाके के ऊपर वो कहते हैं कि रूस के कब्जे में चला गया है पिछली जंग के बाद, तो जिसमें करीमा का इलाका भी शामिल है। तो इस सूरत हाल में रूस का पीछे हटना बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। और अगर रूस वहां बैठा रहा या रूस की जंग चलती रही तो जाहिर है फिर यूरोप तो अपने आप को अनसेफ महसूस करेगा, और यूरोप के अंदर फिर जंग की तैयारी जो है वो पूरे जोरों पर शुरू हो जाएगी। शुरू हो रही है, जाहिर है उनके पास तो कोई ऐसे सिस्टम नहीं थे, अमेरिका पे डिपेंड करते थे। अब ये इंडिपेंडेंटली अपने सिस्टम खड़े कर रहे हैं, उसमें यकीनन तेजी आ जाएगी। हाँ साहब, बार बार जर्मनी के बारे में बताया जा रहा है कि हो सकता है रूस जर्मनी को निशाना बनाए या इंग्लैंड को बनाए। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे हालात आने वाले हैं जल्द ही? देखिए हालात किस तरह पलटा खाते हैं ये आपने देख लिया कि एक रात के अंदर बिल्कुल ही नई चीज सामने आ गई। इसलिए कह कुछ नहीं सकते। जो भी है रूस के ऊपर सब यही कह रहे हैं, पूरे यूरोप का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि उस पर एतबार नहीं किया जा सकता कि वो किस वक्त क्या कदम उठा दे हमारे खिलाफ। अगर उसको कहीं पे दबना पड़ गया या उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया तो उसका बदला लेने के लिए यकीनन उन ममालिक के ऊपर हमला करेगा जिनके जो ममालिक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और उसमें जर्मनी सबसे आगे है इक़्तिसादी लिहाज से भी, और असले की दौड़ के अंदर भी, असले की मदद के लिहाज से भी जो है तमाम तरसील जो है वो जर्मनी से हो जा रही है। वो पैसा सारे ममालिक दे रहे हैं लेकिन फ्रंट लाइन के ऊपर जर्मनी ही है। इसलिए जर्मनी जो है सबसे पहले अनसेफ होगा, और रूस पर पहला बदला जो है वो यकीनन जर्मनी से ही लेगा। इसलिए जर्मनी इस वक्त अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है, हुकूमत भी और अवाम में भी खौफ जो है वो बढ़ रहा है जंग की तरफ। खासा एक बड़ा अहम सवाल है, यूरोप के इतने ममालिक क्या रूस को ये मौका देंगे कि कोई वो इस तरह का कदम उठाए, कोई एटमी हमला कर सके? देखें उसके पास जितना कुछ मटेरियल है यूरोपियन के पास नहीं है, मुकाबला करने के लिए अभी तो ये तैयार नहीं है। तो इसलिए जाहिर है कि भाई अगर रूस ने बल्ला लेने का फैसला कर लिया तो फिर रूस का पल्ला यकीनन भारी रहेगा, सवाए इसके कि अमेरिका इनकी मदद करे और बरतानिया की वजह से अमेरिका मैदान में आ जाए इनकी मदद करने के लिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो जहाँ तक मुकाबला करेंगे आप सामान का, तरसील का, फौज का, तो रूस का पल्ला इस वक्त भारी है। आने वाले दिनों में आप कोई देख रहे हैं कि रूस एटमी हमला करेगा? जिस तरह आप वो धमकियां आप लगा रहा है, बताया जा रहा है जी पुतिन ने साइन भी कर दी है, आप यूक्रेन पे कोई छोटे मोटे एटम गिराएगा। देखिए यूरोप की पहली कोशिश तो ये होगी यूरोपियन ममालिक की जंग ना हो, क्योंकि जब इनके पास तैयारी मुकम्मल नहीं है तो या इन्होंने दूसरों की मदद के साथ लड़ना है तो ये यकीनन चाहेंगे कि जंग ना हो, और उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इसलिए इनको मुमकिन है कि रक्षा के साथ मिलकर ही ऐसा रास्ता पैदा कर लें कि ये जंग जो है वो रुक जाए, या इसके अंदर जो है वो एटमी जंग वाली सूरत पैदा ना हो। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब जी। ये थे जी इरफान अहमद खान साहब। बात उनकी भी दुरुस्त है कि कोई पता नहीं रातों रात क्या हो जाए, अमन की बात करते करते कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। अभी जिस तरह खान साहब ने बताया कि बार बार बर्लिन का नाम लिया जाता है, बर्लिन का नाम लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो रूस है वो कोई इस तरह के मिसाइल हमला कर सकता है बर्लिन पे, यानी कि जर्मनी पे, नाम बर्लिन का ही आता है। और
ये भी हो सकता है कि 2-3 ममालिक पे इकट्ठा वो हमला करे, और क्या ये इन तमाम ममालिक के साथ अकेला जो है वो लड़ पाएगा? क्योंकि आम मसाइलों के साथ तो लड़ाई नहीं होगी, फिर एटमी हमले किए जाएंगे। यहाँ तक ये बात सामने आ रही है कि कोई एटमी हमला किया जाएगा इसके ऊपर यूक्रेन पे। मेरा ख्याल अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन जंग ये ज़रूर होगी। कब होगी? साल, 2 साल, 6 माह, 3 साल। लेकिन एक दफ़ा जब तक ठंड प्रोग्राम नहीं होगा, ठंड प्रोग्राम होता है जब आप लड़ लुड़ के फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर उसको कहते हैं ठंड प्रोग्राम हो गया। जिस तरह आज का इंडिया पाकिस्तान बैठे तो हैं, मगर फिर दोबारा एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, और अना का भी बड़ा मसला है और जश्न का भी बड़ा मसला है। अभी यूरोप में जो लोग रहते हैं उन्हें भी चाहिए कि अपना बंदोबस्त रखें, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिस तरह कल इतना बड़ा काम यूक्रेन ने कर दिया, पता नहीं अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है, किसी के इल्म में नहीं। सुबह ही पता चलता है जनाब ये हो गया, जो बच गया, जो ना बचा उसका पता नहीं किधर गया। तो जर्मनी में जो लोग रहते हैं, हम किसी को डराते नहीं, किसी को खौफज़दा नहीं करते, लेकिन हालात जो होते हैं उसके मुताबिक कुछ ना कुछ आप लोगों को बताना पड़ता है। वो भी इस वक्त काफ़ी परेशान है, और जिनसे हमारी बातचीत हुई है वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के हालात हो जाए। लेकिन ये अकेला फिर जर्मनी नहीं होगा, जैसे ही किसी यूरोप के मुल्क पे हमला किया जाएगा। फिनलैंड के मतलब भी आपको बताया था, वो भी महफूज नहीं है, वहाँ भी रूस की फ़ौज लगी हुई है। और देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको जो भी अपडेट हो हम देते रहें। जुड़े रहें हमारे।